Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to talk about a very debatable topic and it is the evolution of eukaryotes from prokaryotes. इसकी डिटेल्स जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं उनको देखते हैं वन बाय वन बोर्ड पे। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज तो ये कि क्या एवोल्यूशन हो भी रही है या नहीं हो रही। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैं यही कहूंगा, यस, एवोल्यूशन इज गोइंग साइड बाय साइड विद द लाइफ, कि अगर हम देखते हैं हर चीज इवॉल्व हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इट इज एवोल्यूशन। ऑलराइट, अब यहाँ पे जो हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन या बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात आज डिस्कस करने जा रहे हैं, वो तमाम सवालात जो हमारे जहन में आते हैं कि यूनिवर्स कब मार्ज़े वजूद में आई, जमीन कब बनी, जमीन के ऊपर लाइफ का किस तरह से आगाज हुआ, वो इस पूरी की पूरी हिस्ट्री में हम स्टडी करते चले जाएंगे। अब बुनियादी तौर पे ये टॉपिक कुछ इस तरह से है कि हमें वापस जाना पड़ेगा अपनी हिस्ट्री में, ऑलराइट, यानी गोइंग बैक टू द पास्ट। अब ये वाली चीज जो है पास्ट में जाने वाली, यहां पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि कुछ चीजों के तो एविडेंसेस मौजूद होते हैं, यानी उनके शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं, कुछ चीजों के एविडेंसेस नहीं हैं, लेकिन हमें अंदाजा हो जाता है कि इस तरह हुआ होगा। तो जब हम ये कहते हैं कि भाई इस तरह से पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबली इट माइट हैव हैपेंड, तो इसके लिए फिर हम कहते हैं कि यहां पे मे हैव की बात हम करेंगे कि इस तरह हुआ होगा। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे मजीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। अगर एविडेंसेस मिल जाएं तो फिर हम इसको पक्का कर देंगे, और अगर एविडेंसेस नहीं मिलेंगे तो फिर हम इसके अगेंस्ट कोई और नया प्रपोजल, कोई और नया हाइपोथेसिस पुट कर देंगे। ऑलराइट, तो अभी तक जो चीजें जिनके हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं उनकी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स की बात हम करें अगर, तो हमें पता चलता है कि अभी भी जमीन के ऊपर जो प्रोकैरियोट्स हैं वो बहुत ही सिंपल लाइफ्स गुजार रहे हैं। बहुत ही सिंपल लाइफ से क्या मुराद है कि बैक्टीरिया में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अभी तक डेवलप नहीं हो सकी, उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, उनके अंदर एक कॉलोनी को डिवीजन ऑफ लेबर के तहत सरवाइव करवाना अभी तक मुमकिन नहीं हो सका हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि दे आर स्टिल लेस डेवलप्ड, और जब हम लेस डेवलप्ड की बात करते हैं तो फिर हमें इसको रिलेट करना पड़ता है विद द एवोल्यूशन के प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, जबकि उनके मुकाबले में यूकैरियोट्स जो हैं दे हैव इवॉल्व फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स, लेकिन कदरे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर डेवलप कर चुके हुए हैं और प्रोकैरियोट्स की निस्बत बहुत ही एडवांस फीचर्स इनके अंदर मौजूद हैं। तो अगर सबसे पहली बात की जाए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इट इज अबाउट द हाइड्रोथर्मल वेंट्स। अब ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या चीज है स्टूडेंट्स, इसको समझ लें जरा। साइंसदानों का ये ख्याल है कि अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी, जब हम देखते हैं कि जमीन जो है वो सूरज से अलहदा होती है, और सूरज से अलहदा होने के बाद चूंकि ये एक बहुत ही गर्म किस्म का गोला बना हुआ था, तो आहिस्ता 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ठंडा होना शुरू हो गया। सरफेस तो ठंडी है लेकिन कोर ऑफ द अर्थ इज स्टिल हॉट। अब जेरे आब यानी समंदरों की तह में बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे इस तरह के फिशर्स या क्रैक्स मौजूद हैं, या वो जगह जहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जुड़ रही हैं, वहां पे किसी ना किसी मूवमेंट की वजह से हीट को मौका मिल जाता है कि वो ऊपर की जानिब ट्रेवल करना शुरू कर दे। अब जहां जहां से ये हीट पानी के अंदर ट्रेवल करके आती है, उस चीज को हम कहते हैं दैट इज द हाइड्रोथर्मल वेंट, यानी कि गर्म पानी की गुजरगाहें। अब स्टूडेंट्स यहां पे याद रखिएगा, इनको फर्दर डिफरेंशिएट किया जाता है इनटू ब्लैक हाइड्रोथर्मल वेंट्स या ब्लैक फिशर्स या ब्लैक स्मोकी वेंट्स या फिर इसी तरह व्हाइट वेंट्स। अब इन दोनों कंसेप्ट्स में भी साइंसदानों का ख्याल ये है कि जो व्हाइट वेंट्स हैं वहां से जिंदगी का आगाज हुआ। वहां पे जिंदगी का आगाज किस तरह से पता चला हमें, यहां पे स्टूडेंट्स एक टर्म यूज की जाती है जिसे हम कहते हैं प्राइमोर्डियल सूप। ऑलराइट, अब ये जो प्राइमोर्डियल सूप है ये क्या चीज है? प्राइमोर्डियल सूप बुनियादी तौर पे वो ब्रॉथ या वो यखनी है जिसके मुतालिक साइंसदानों का ये ख्याल है कि जब जमीन के ऊपर लाइफ को पैदा करने वाली खसूसियात पैदा हो रही थी, तो उस वक्त यहां पे यानी इस सूप के अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद थे। इवन के साइंसदानों का ये भी ख्याल है कि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के भी जो रॉ सब्सटेंसेस हैं वो यहां से अवेलेबल हुए, और फिर इस तरह से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का आगाज हुआ दैट लेटर ऑन डेवलप्ड इनटू द सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म दैट वर द प्रोकैरियोट्स। और उन प्रोकैरियोट्स में जो सबसे पहले इवॉल्व होने वाला जानदार है दे आर आर्किबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया। अब स्टूडेंट्स अगर हम हाइड्रोथर्मल वेंट्स को डिफाइन करना चाहें, वी कैन डिफाइन इट, लाइफ मे हैव बिगन डीप इन द ओशंस in underwater hot springs called hydrothermal vents.
अगर इसको हम लफ्जी तर्जुमा इसका करना चाहें तो हम यूं कह सकते हैं कि ज़ेरे आब समंदरों की तह में गर्म पानी के चश्मे हैं और वहां से जिंदगी का आगाज हुआ है। Alright students, these vents could have supplied the energy and raw material for origin and survival of life forms। और ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इसी को मैंने अभी नाम दिया है प्राइमोर्डियल सूप या फिर ब्रॉथ ऑफ द लाइफ, कि जहां से जिंदगी का आगाज हुआ। उसके बाद स्टूडेंट्स आर्किबैक्टीरिया का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। ये क्यों जिक्र किया जा रहा है कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ अभी तक सबसे कम इवॉल्व हुए हैं, यानी इनके अंदर हमें बहुत कम तब्दीलियां आती हुई नजर आई हैं। इसी वजह से इनको हम कहते हैं दीज आर एक्सट्रीमोफाइल्स, कि एक्सट्रीम कंडीशंस में मौजूद हैं लेकिन अभी तक तब्दील नहीं हुए। तो ये वाला जो ग्रुप है 120 डिग्रीज सेल्सियस टेम्परेचर तक अगर सरवाइव कर सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जानदार, इनके मुतालिक हम ये अजम्पशन कायम कर सकते हैं, हम ये स्टेटमेंट डिलीवर कर सकते हैं कि हो सकता है ये जानदार उस वक्त जेरे जमीन वेंट्स में मौजूद थे, जेरे आब वेंट्स में मौजूद थे, जो कि आहिस्ता 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 अभी तक चलते चले आ रहे हैं और डिवाइड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इवॉल्व बहुत ही कम होते हैं। A group of bacteria that can tolerate temperature up to 120 degrees Celsius and seem to have undergone less evolutionary change than any other living species support this Went hypothesis। तो बुनियादी तौर पे ये वो एविडेंस एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे कि जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स वाला कंसेप्ट है इट कैन बी एक्सेप्टेड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि जो मौजूदा लाइफ की हमारे पास एडवांस्ड फॉर्म्स मौजूद हैं लाइक द यूकैरियोटिक सेल्स, तो क्या उस जमाने में, उस दौर में वो तमाम न्यूट्रिएंट्स या वो तमाम सहूलियात काफी थी कि इस तरह की एडवांस फॉर्म को अपने अंदर समा सकती? तो इसका जवाब है नो। इसी वजह से फिर क्या हुआ कि न्यूट्रिएंट्स आहिस्ता 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 कम होते चले गए, लाइफ फॉर्म ज्यादा से ज्यादा डाइवर्स होती चली गई। तो फिर क्या हुआ कि फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इवॉल्व किया गया। तो इस एवोल्यूशन की बैकएंड पे कौन मौजूद है? नेचर, दैट इज फेवरिंग द सर्वाइवल एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ। जी स्टूडेंट्स, अब लाइफ की एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल के लिए अगर हम अभी भी मौजूदा फूड चेन्स या फूड वेब्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स के लिए भी यहां पे स्टूडेंट्स दो अलग-अलग से ग्रुप्स को मैं डिफरेंशिएट करके एक्सप्लेन करने लगा हूं। फोटोसिंथेसिस इवॉल्व तो हुई, लेकिन फोटोसिंथेसिस इवॉल्व होने के साथ ही स्टडी करने के बाद हमें यह पता चला कि जो अर्ली ऑटोट्रॉफ्स थे दे वर नॉट यूजिंग वाटर। चूंकि पानी के अंदर से ही लाइफ का आगाज हुआ है, लेकिन उस वक्त तक अभी तक जो सबसे पुरानी प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक फॉर्म्स या वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें फोटोसिंथेसिस को स्टडी किया गया है, उनको जब देखा गया तो पता चला दे आर नॉट यूजिंग वाटर। तो इस बात से ही ये राय कायम की गई कि हो सकता है पुराने जमानों में जानदार पानी को इस्तेमाल ही ना करते हो, वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज किया करते थे और उसमें से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करते थे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके शुगर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये वाली जो टाइप है इसको हम कहते हैं एनऑक्सीजेनिक और सल्फोजेनिक टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की वो किस्म जिसमें से ऑक्सीजन खारिज ही नहीं हो रही। क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्या है कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें हमेशा ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है और फिर उसके बाद हम उसको इनहेल कर लेते हैं और बाकी एनिमल्स या हेटेरोट्रॉफ्स हैं वो भी उस ऑक्सीजन को खुराक को ऑक्सीडाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो द अर्ली लाइफ फॉर्म्स दे वर नॉट यूजिंग water, they were using hydrogen sulfide instead. All right students, फिर इसी के साथ जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है इसकी डिस्कशन अगर की जाए तो ये हमारे वाली फोटोसिंथेसिस यानी जिसको हमने सबसे ज्यादा स्टडी किया हुआ है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाएं तो ऑक्सीजन वाटर से लिबरेट होगी और वाटर की हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया जाएगा कहां पे? टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड और फिर इसे G3Ps यानी ट्रायोसिस और बाद में फिर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बना लिए जाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब जैसे ही ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का आगाज होता है तो एवोल्यूशन हमें बताती है कि भाई यहां से कंप्लीटली जो पुराना एटमॉस्फेयर या पुराना माहौल है उसमें भी ऑक्सीजन का इजाफा होते साथ ही बड़ी एक ड्रास्टिक किस्म की चेंज आती हुई नजर आती है और उसमें सबसे पहली एनवायरमेंटल चेंज क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन। ऑलराइट, वो प्रोटेक्टिव लेयर जो जमीन से इवॉल्व होने वाली ऑक्सीजन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जाके स्ट्रेटोस्फीयर पे एक ब्लैंकेट बना ले और फिर उसके बाद ऊपर से सूरज से आने वाली
तमाम रेडिएशंस को, यूवीज वगैरह को रोकना शुरू कर दे और लाइफ जो जमीन पे मौजूद थी और जिसने अभी इवॉल्व होना था उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दे. सो दिस वाज द टाइम व्हेन ओजोन स्टार्टेड डेवलपिंग. ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टेटमेंट्स आपके लिए आ रही हैं, इनको याद रखिएगा. Enough protective ozone was developed almost 420 million years ago. यानी ये उस टाइम की हम बात कर रहे हैं कि जब ओजोन ने मुकम्मल ब्लैंकेट बना लिया और अब लाइफ को सपोर्ट करना शुरू हो गई. ऑलराइट, फिर उसके बाद यूनिवर्स के हवाले से जो वो सवालात जो हमारे जहन में पैदा होते हैं उनके लिए भी यहां पे मैंने फैक्ट्स लिख दिए. यूनिवर्स के मुतालिक यानी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के मुतालिक साइंसदानों का ख्याल है कि इट माइट हैव इवॉल्व्ड 20 बिलियन ईयर्स अगो. और इसका किस तरह से पता चलता है? गैलेक्सीज की स्टडी से, और वो तमाम शहाबे साकिब जो जमीन की जानिब आते हैं अपने अपने ऑर्बिटल्स वगैरह को क्रॉस करते हुए या उनके बैरियर्स को तोड़ते हुए, उनकी स्टडीज से साइंसदानों ने अभी ये ख्याल लगाया हुआ है कि हो सकता है कि सारी कायनात जो है वो 20 बिलियन साल पहले बनी हो, लेकिन हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यूज बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं. अब फिर स्टूडेंट्स, उसके बाद जमीन जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले कायम हुई. इसी तरह लाइफ के मुतालिक अगर हम ये बात करें, लाइफ कब स्टार्ट हुई, इसके लिए आपने याद रखना है 4 बिलियन ईयर्स अगो. अब दो स्टेटमेंट्स जो आपकी किताब की हैं इनको आपने जरूर याद रखना है एमसीक्यूज के लिए भी और इंफॉर्मेशन के एतबार से भी, कि द फर्स्ट सिंपलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स दे माइट हैव इवॉल्व्ड 3.5 बिलियन ईयर्स अगो. और इसी तरह जो यूकैरियोट्स हैं दे हैव इवॉल्व्ड 1.5 बिलियन ईयर्स अगो. उसके बाद से, यानी पहले प्रोकैरियोट्स थे, फिर उसके बाद यूकैरियोट्स के ओरिजिन से अभी तक फर्दर हमें सारी की सारी डेवलपमेंट होती हुई नजर आ रही है. इसका मतलब यह हुआ कि नाउ इट इज द टाइम टू क्रॉस द ट्रांजिशन फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द यूकैरियोट्स. इसके मुतालिक साइंसदानों ने कुछ हाइपोथेसिस या थ्योरीज कायम की हुई हैं, जिसमें से द मोस्ट एक्सेप्टेड इज द एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस. जी स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस? एंडो यानी कि किसी जगह पे सेल के अंदर की जानिब कोई चेंज आ रही है, और फिर उसके बाद सिम्बायोंट, इसका मतलब यह है कि कोई दो मुख्तलिफ एंटिटीज, ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनल्स या पार्ट्स एक साथ रहना शुरू हो रहे हैं. तो इस वजह से इसको हम कहते हैं दिस इज एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस. इसको मैं डिफाइन करता हूं पहले आपके लिए. यूकैरियोटिक सेल माइट हैव इवॉल्व्ड व्हेन अ लार्ज एनारोबिक amoeboid prokaryotic ingested small aerobic bacteria and stabilize them instead of digesting them. अब स्टूडेंट्स यहां पे काबिल गौर बात यह है कि जिस एंसेस्टर की हम बात कर रहे हैं है वो एमेबॉयड, और साथ ही साथ क्या है? एनारोबिक, और साथ ही साथ क्या है? प्रोकैरियोटिक. तो ये डिफरेंट फीचर्स हैं जिनकी खसूसियात वाले जानदार अभी हमें जमीन के ऊपर नजर नहीं आते, क्योंकि जो मौजूदा दौर के प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास तो सेल वॉल्स मौजूद हैं. कुछ इस तरह के हैं कि उनके ऊपर बहुत ही थिन सेल वॉल्स मौजूद हैं, बट दे स्टिल डू नॉट शो द अमेबॉयड फीचर्स. ऑलराइट, और फिर इसी तरह अमेबॉयड का मतलब क्या है? अमेबा लाइक, यानी जिसकी कोई भी फिक्स्ड शक्ल ही ना बन रही हो और सुडोपोडिया की तरह की प्रोजेक्शंस बनाते हो. तो यहां पे ये बात काबिल गौर है कि वो जो इंसेस्टर था वो था तो अमेबॉयड एनारोब, लेकिन उसने अपने इर्द गिर्द मौजूद एनवायरनमेंट में से किसी एरोबिक ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट कर लिया, और वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म जिसको अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं. साइंसदानों का ये ख्याल है कि हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने दौर का कोई एक डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म हो, लेकिन इस बड़े सेल ने चूंकि उसको निगल लिया और निगलने के बाद इसने उसको अपने अंदर पनाह दे दी, बजाय इसके कि उसको फौरी तौर पे एंडोसाइटोज करके उसकी डाइजेशन कर दी जाती, बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके उसका काम ही तमाम कर दिया जाता. लेकिन ये नहीं किया गया, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया ने उसे उसके अंदर रहने की या पनाह हासिल करने का टैक्स पे करना शुरू कर दिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो चूंकि एनर्जी ही हर ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है, तो यहां पे इस प्रोकैरियोट को ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया ने बना बना के देना शुरू कर दी. ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसने ग्लूकोज को मेटाबोलाइज किया और एटीपीज बनाए, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि इसने इसको स्टेबलाइज कर दिया, अपने अंदर रहने की इजाजत दे दी, बजाय इसके कि ये उसको खा जाता. फिर इसी तरह स्टूडेंट्स दूसरा जो ऑर्गेनल मौजूदा दौर का है दैट इज क्लोरोप्लास्ट. इसके मुतालिक भी साइंसदानों का ये ख्याल है कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये पुराने दौर के साइनोबैक्टीरिया थे जो इंडिविजुअल लाइव्स गुजारा करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, इसी तरह के किसी बड़े अमेबॉयड सेल ने उनको भी निगल लिया
और उन्होंने अपने फोटोसिंथेसिस का अमल जारी रखा और बाद में इवॉल्व होते होते एडवांस होते होते ये मौजूदा दौर के जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये हो सकता है कि उसी तरह के किसी एंसेस्टर की पैदावार हो। तो ये बुनियादी तौर पे इन्हीं दो ऑर्गेनल्स को हम क्या कहते हैं, एंडोसिम्बायोट्स, या कौन से ऑर्गेनल्स हैं कि जो सेल के साथ एंडोसिम्बायोटिक फीचर्स शो कर रहे हैं। तो ये ही दोनों ऑर्गेनल्स हमारे ज़हन में आते हैं क्योंकि इनके पास इनका अपना इंडिविजुअल डीएनए, इंडिपेंडेंट डीएनए और राइबोसोम्स भी मौजूद हैं। तो सेल की रेप्लिकेशन वगैरह के साथ सिंक्रोनाइज्ड जरूर हैं लेकिन ऑर्डर मानने के लिए मजबूर नहीं है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद एक बिल्कुल ही यूनिक डिफरेंट सा यहाँ पे कैरेक्टर या एक डिफरेंट अजम्पशन या हाइपोथेसिस है, दैट इज अबाउट द ओरिजिन ऑफ फ्लैजेला। यानी फ्लैजेला क्या है, द लोकोमोटरी ऑर्गन। यानी साइंसदानों ने ऑब्जर्व किया कि जैसे यूग्लिना या क्लेमारोमोनास वगैरह हैं, इनके अंदर जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हमें नजर आते हैं, दे आर फ्लैजेला, द व्हिपलैश लाइक स्ट्रक्चर्स। ऑलराइट, अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनकी वजह से ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हरकत करते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन इसके मुतालिक जो हाइपोथेसिस कायम किया गया है वो क्या है कि बिल्कुल उसी तरह के जैसे प्रीवियस कंसेप्ट हम स्टडी करके आए हैं, यहां पे भी साइंसदानों का ख्याल है कि कोई स्पाइरोकीट की तरह का इलोंगेटेड सा जिगजैग फैशन वाला बैक्टीरियम था और उस बैक्टीरिया को एनगल्फ किया किसी सेल ने और मुकम्मल तौर पे एनगल्फ ना करने की वजह से उसकी उस हरकत से फायदा उठाना शुरू कर दिया। तो इसको कहा जाता है कि दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ फ्लैजेला, लेकिन इसको फौरी तौर पे ही रिजेक्ट कर दिया गया जैसे इसको प्रेजेंट किया गया, क्योंकि इस कंसेप्ट को समझने के लिए कोई भी इस तरह का लॉजिक या एविडेंस डेवलप ही नहीं किया जा सकता। तो दैट्स व्हाई इट वाज कंप्लीटली रिजेक्टेड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल की जानिब लेके आने के लिए मोस्ट एक्सेप्टेड इसको कहा जा सकता है, या इस तरह का कंसेप्ट है कि जिसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आ जाने के बाद भी बहुत सारी लॉजिक्स या बहुत सारे एविडेंसेस डिस्कवर हुए। दिस इज नोन एज मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस, आल्सो नोन एज मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग थ्योरी। अब इससे आपको अंदाजा तो हो गया होगा। थोड़ा सा अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे गौर करें स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को याद है कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का सहारा लिया जाता है। तो जो मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे सेल की बैरूनी मेम्ब्रेन है या उसके ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन्स हैं, जब हम उनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है all of them they have entirely same or similar backbone, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर वहां पे मौजूद होती है। तो यहां पे भी यही बात याद रखने वाली है कि साइंसदानों ने इसी तरह के आइडियाज को इकट्ठा करते हुए एक हाइपोथेसिस या एक थ्योरी कायम की हुई है, और वो क्या है कि द प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेटेड टू एनक्लोज इट्स कॉपीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बुनियादी तौर पे आप लोगों ने बैक्टीरियल स्ट्रक्चर अगर याद किया हुआ है तो आपको याद होगा वहां पे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है मेम्ब्रेन से बना हुआ, दैट इज नोन एज मीजोसोम। ऑलराइट, अब साइंसदानों का ये ख्याल है कि इसी तरह से एक लूप बनाई गई मेम्ब्रेन की और उसने जेनेटिक मटेरियल को एनक्लोज कर लिया और उसके एनक्लोज करते ही न्यूक्लियस मार्जे वजूद में आया, और फिर इसी तरह जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स मौजूद थे साइटोप्लाज्म में उनको एनक्लोज किया गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की तरह के ऑर्गेनल्स बनना शुरू हो गए। और फिर उसके बाद जब हम मौजूदा दौर के डिस्कवरीज यानी गोल्जी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इनके मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स भी बिल्कुल उसी तरह के हैं कि जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अपना स्ट्रक्चर होता है। तो इन तमाम एविडेंसेस की बुनियाद पे दिस कॉन्सेप्ट इज समहाउ एक्सेप्टेबल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, द इन्वेजिनेशन कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ सेवरल डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड एंटिटीज इन अ सिंगल सेल, और ये एंटिटीज कौन कौन सी हैं ये भी आप लोगों को अभी मैंने बताया है। द फर्स्ट एंटिटी इज द न्यूक्लियस इटसेल्फ, जिसके ऊपर डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियर एनवेलप हमें नजर आता है, और फिर इसी तरह बाकी ऑर्गेनल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, और इन तमाम ऑर्गेनल्स को मिला के फिर हम क्या कहते हैं, दिस इज द एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। यानी वो तमाम ऑर्गेनल्स जो असल में इस एंडोमेम्ब्रेनस या मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन से पैदा होने वाले हैं, they are the endomembranous organelles making up an endomembranous system. All right students, फिर इसी तरह further organization की अगर हम बात करें तो the last point is about the organization, यानी वो तमाम प्रोकैरियोटिक फीचर्स जो मौजूदा प्रोकैरियोट्स में भी हम स्टडी करते हैं, हमें इनसे पता चलता है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो अभी तक लेस डेवलप्ड हैं, लेकिन यूकैरियोट्स ने डिवीजन ऑफ लेबर की प्रॉपर्टी आहिस्ता आहिस्ता अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू की,
और फिर इसी तरह डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए और फिर अब हमें पता चलता है कि वो लाइफ जो किसी सिंपल प्रोकैरियोट से स्टार्ट हुई थी, नाउ इट इज एंडिंग अप विद अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस्ड यूकैरियोटिक सेल, जिसमें बहुत सारे ह्यूमन बॉडी के अपने डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मौजूद हैं, बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑब्जर्व किए गए हैं, और दिस इज ऑल ड्यू टू द एवोल्यूशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये वो पूरी ट्रांजिशन की स्टोरी है, छोटे छोटे से फ्लैशबैक्स की फॉर्म में, कि आपको जिसे अंदाजा हो जाए कि लाइफ को इतने करोड़ों साल जो लगे हैं इवॉल्व होने में, इसके दौरान कौन कौन सी तब्दीलियां किस तरह से वकूअ पजीर हुई हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझिएगा भी और इसको एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करें। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।